भी बड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन वो जो एक आइडेंटिटी अपने पापा से मिलती है, मिश्रा जी का बेटा, वो कितना प्राउड फील कराता है। जब बिग बॉस की जर्नी हुई तो एक मिश्रा जी का बेटा एक अलग टाइटल निकल गया, तो ऑब्वियसली आई फील रियली प्राउड एंड मोर देन मी आई गेस डैड ज्यादा खुश है। चाहत के साथ बिल्कुल ऐसा क्या हुआ कि कभी मतलब कॉर्डियल नहीं हो पाए? जरूरी नहीं है सबके साथ आपका एक फ्रेंडशिप बॉन्ड बन पाए, तो वो कभी क्रिएट नहीं हो पाया। एक और बालाजी के इसके लिए आपका नाम सामने आ रहा है, शेषनाग बनकर आप आ रहे हैं। ओके। नागिन में हाँ आपकी हंसी कुछ और कह रही है। देखिए मैम, मैंने कई बार बता दिया इंटरव्यूज में, बात हुई थी मेरी। कभी किसी प्रोजेक्ट में पीआर से इतने इन्वॉल्व नहीं होते जितना मैंने देखा है कि बिग बॉस के समय। बिग बॉस में बहुत पीआर गेम चलता है एंड वीकेंड पे जब सलमान सर से आपको कुछ हिंट्स मिल रहे होते हैं, देन यू अंडरस्टैंड अच्छा ये ऐसा चल रहा है। सेंसिटिव इश्यूज आते हैं, प्लस ऐसे जो थोड़े सोशल मैसेज गलत जा सकता है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ें खुद सलमान सर हैंडल कर लेते हैं वीकेंड पे कि वो क्या टेक इट फ्रॉम हिम। आपका फैंडम जो है ना, वो बार बार आपसे ये सवाल पूछता है आपकी और ईशा को लेकर कि क्या दोस्ती से बढ़कर कुछ है या उम्मीद है? एज आई सेड कि बहुत क्रूशियल टाइम है, ये चला जाएगा, फिर वो फेज चला जाएगा हमारा कि यार अभी जब फेज है, टाइम है, मोमेंट है, व्हाई नॉट ग्रैब गुड रोल। मिश्रा जी के बेटे की भूरी भूरी सी आंखें हैं। मिश्रा जी का बेटा हीरो जैसा लगता है, और इस हीरो जैसे बेटे को पकड़कर आज हम ले आए हैं फिल्म विंडो पर। मैं बात कर रही हूँ अविनाश मिश्रा की। अविनाश, वेलकम टू फिल्म विंडो और मेरा स्पेशल पॉडकास्ट डी कोड विद हीना। थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। या और जब आप थे तो मैं अक्सर अपने रिव्यू में बोलती थी कि मिश्रा जी का बेटा तो कमाल कर रहा है। सो स्वीट, थैंक यू सो मच। तो कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन वो जो एक आइडेंटिटी अपने पापा से मिलती है, मिश्रा जी का बेटा, वो कितना प्राउड फील कराता है। वेल वही तो चाहिए होता है इंसान को। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कभी इसके बेटे उसके बेटे, एंड देन जब बिग बॉस की जर्नी हुई तो एक मिश्रा जी का बेटा एक अलग टाइटल निकल गया, तो ऑब्वियसली आई फील रियली प्राउड एंड मोर देन मी आई गेस डैड ज्यादा खुश है। वो अपने कलीग्स और अपने लोगों में ज्यादा पॉपुलर होते हैं इन चीजों से, तो मुझे अच्छा लगता है। हाँ, तो पता है जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं, थोड़ा सा डांस करके दिखा दे, है ना। और अब बड़े होने के बाद भी आपके साथ तो रही होगा, ये मेरा बेटा है, क्योंकि एक्टर बन गई, इतना नाम कमा लिया। डेफिनेटली होता ही है। मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है जब वो अपने फ्रेंड्स कलीग से मिलवा रहे होते हैं, तो वो लोग भी रेडी रहते हैं कि अच्छा अभी आने वाला है, रायपुर आने वाला है, तो दे ऑल्सो वेट फॉर मी एंड मेरे आने पे पूरा एक प्रॉपर पार्टी प्लान होती है, सब घर आते हैं, फिर डिनर वगैरह होता है, फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं, तो दे फील प्राउड एंड वो खुश हो जाते हैं तो मैं खुश हो जाता हूँ। जब हम बड़े हो जाते हैं तो अक्सर हमारा सपना होता है कि हम ये मुकाम हासिल करें कि मम्मी पापा को बोले हम आप रिटायर हो जाओ, आराम करो, अब सारी जिम्मेदारियां मेरी। तो लाइफ में वो अचीव कर लिया है मुकाम। हाँ डेफिनेटली, वो मैं और मेरा भाई हम दोनों का भी प्लान था कि ये हम एज सुन एज पॉसिबल कर दें, एंड बाय गॉड्स ग्रेस वो हो गया है। अब डैड रिटायर्ड भी हो गए हैं, मॉम तो हाउसवाइफ ही हैं, तो अब सारी जिम्मेदारी मैंने और मेरे भाई ने ले ली है कि आप लोग स्ट्रेस फ्री रहो, आप लोग घूमो फिरो, आप लोग को जहाँ भी जाना है आप लोग ट्रैवल करो, बाकी जो चीजें वो हम लोग देख लेंगे, एंड हम लोग देख भी रहे हैं सारी चीजें, एंड दे आर ऑल्सो रियली हैप्पी। अभी वो वेकेशन पे ही थे। अच्छा। हाँ, तो अभी वो घूम के आराम से अभी घर लौटे हैं। तो कहाँ भेजा था अविनाश ने मम्मी पापा को वेकेशंस पे? अभी वो गए थे मनाली वगैरह घूमने गए थे, एंड देन उसके बाद हम लोग का होम टाउन इज बिहार, पटना, तो अभी नानी के यहाँ वो लोग आराम से 2-3 महीने रहे। मीनवाइल भाई वाज देयर इन रायपुर, वो घर वहाँ देख रहा था, मैं यहाँ देख ही रहा हूँ, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो भी है वो हम लोग देख ही रहे हैं। तो अभी वो लोग फ्री हो गए हैं, एकदम फ्री। वो जहाँ रुकना चाहते हैं फैमिली के साथ या कहीं घूमना चाहते हैं तो दे आर फ्री, जहाँ माने वो वहाँ जा रहे हैं। तो अविनाश कितना टाइम स्पेंड करते हैं वेकेशंस में मम्मी पापा या फैमिली के साथ? मेरे पास अभी टाइम की कमी है थोड़ी सी बट मुझे अच्छा भी लग रहा है कि चलो मैं थोड़ा सा भी टाइम बाउंडेड हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि मेरे पास टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है मुझे, आई रियली लाइक दैट थिंग। तो अभी वर्क लोड थोड़ा ज्यादा है, तो अभी मैं वो खत्म करता हूँ, फिर मीनवाइल जब टाइम मिलता है तो फैमिली के साथ कभी वेकेशन, जैसे अभी मेरे जो बचपन के दोस्त हैं उनके साथ मैं हर साल 1-2 ट्रिप करता ही हूँ। अरे वाह। हाँ, और स्पेशली अभी पिछले 3-4 सालों से सबकी शादियां हो रही हैं, तो सबका बैचलर हो रहा है, कभी इसका कभी उसका। हाँ। तो अभी आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, 5 दिन के बाद हम स्पेन जा रहे हैं। अरे वाह। हाँ, तो हम लोग ऐसा टाइम निकाल लेते हैं साथ में कि चलो अभी ये एक टाइम दोस्तों के साथ जाना है, फिर फैमिली के साथ, तो ऐसा टाइम मैनेज कर रहा हूँ।
कोई प्रीशियस गिफ्ट जो आपको याद हो, जो आपने अपने फर्स्ट सैलरी से या फर्स्ट पे चेक से दिया हो अपनी फैमिली को? मॉम को तो साड़ियाँ बहुत गिफ्ट की हैं, और फिर उनको ज्वेलरीज वगैरह का शौक है, तो वो फिर डैड के लिए भी सूट वगैरह सिलवा लिया था, और परफ्यूम का बहुत शौक है, अभी नया नया शौक चढ़ा है उन्हें, तो अच्छे अच्छे परफ्यूम्स जो भी है वो मैं गिफ्ट करता रहता हूँ। अरे वाह! तो साड़ियाँ खुद सेलेक्ट करते हो, ज्वेलरी, या फिर किसी को लेकर जाते हैं साथ मॉम, में? अच्छा, उनके साथ ही वो जाते हैं। सेलेक्ट करेंगी, अच्छा। मतलब आपको जो अच्छा लग रहा है आप ले लो। हाँ, अभी हाँ। तो वो मतलब अभी थोड़ी ज्यादा मॉडर्न हो गई, अभी वो जीन्स और शर्ट वगैरह देखती रहती है, उनको मॉडर्न कपड़े ज्यादा पसंद आते हैं, तो भी वो वैसे देखती है, तो मैं उनको बोलता, आपको जो पसंद आ रहा है आप ले लो। तो जब आप एक्टर बनना चाह रहे थे, हम्म, क्योंकि ना ये फील्ड ऐसी है कि यहाँ पे रोज कुआं खोदो और पानी भरो टाइप है, हाँ जी। तो कहीं मम्मी पापा को ये चिंता थी कि अविनाश सेटल हो पाएगा, दूसरे शहर में जा रहा है, क्योंकि घर का छोटा बेटा ना छोटा बेटा ही रहता है। वेल आई गेस स्ट्रेस होगा भी, तो मुझे कभी फील नहीं होने दिया उन लोगों ने, एंड आई गेस ये बड़ी खास बात होती है मिडिल क्लास की, वो आपको फील नहीं होने देते हैं कि वो स्ट्रेस में है, या मे बी हम फाइनेंशियली उतने सिक्योर नहीं है। तो बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया मेरे पे, बहुत पॉजिटिविटी के साथ मुझे भेजा मुंबई, जस्ट गो एंड डू योर वर्क बेटा, हम लोग हैं, हम लोग देख लेंगे जो भी है। तो उनके साइड से इतना कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी मिली कि मैं वो स्ट्रेस में था ही नहीं कि यार नहीं हुआ तो क्या, आई वाज श्योर कि हो जाएगा, बस मुझे अपना 100% देना है, मे बी थोड़ा टाइम लगेगा बट आई विल क्रैक इट। एंड मीनवाइल आई गेस फर्स्ट ईयर में ही मैं बहुत कुछ अचीव कर लिया था, तो वो अच्छा। थोड़े सेटल डाउन हो गए हैं, थोड़े मतलब होता है ना अंदर से एक सुकून मिल गया उन्हें कि यस ही इज ऑन द राइट ट्रैक, ही विल क्रैक इट। तो वो वहां से मिल गया मुझे। तो जब आप आए थे मुंबई पहली बार, तो कभी लाइफ में ये पॉइंट आया कि बस अब सब खत्म हो गया है, मुझे वापस जाना है? नेवर नेवर, ये तो कभी ऑप्शन था ही नहीं मैम कि वापस जाना है। वो तो जिस दिन वहां से निकला वो ऑप्शन खत्म ही था, मेरे को यहीं रहना है। वो कितना टाइम लगेगा वो मेरे ऊपर है यार, टाइम लग सकता है चीजों को अचीव करने में, बट छोड़ के जाना मतलब वो कभी थॉट आया ही नहीं है माइंड में। मे भी थोड़े अप्स एंड डाउन्स रहे हैं करियर में, आपको कभी कभी लगेगा कि यार मेरा क्यों नहीं हो रहा है, सबका हो रहा है, अभी टाइम लग रहा है, ये वाला शो नहीं चल रहा, ये क्यों नहीं हो रहा है, तो वैसे फेजेस आते हैं, बट टू लीव दिस नहीं, वो थॉट मेरे माइंड में कभी क्रॉस ही नहीं होता, मैं होने ही नहीं देता हूँ वैसे थॉट्स को क्रॉस। गिव अप कभी नहीं करते? नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल। फैमिली में क्या होता है कि जब कोई एक नाम बहुत कमा ले ना, तो जो लोग बात नहीं करते वो भी आ जाते हैं सामने से। फिर आपने ऐसे बदलते लोगों को फेस किया? ये हर घर में है, ये ह्यूमन नेचर है, इसमें मतलब मैं ऐसा किसी को नीचा नहीं दिखाना चाह रहा हूँ या कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूँ, बट इट्स अ ह्यूमन नेचर कि आप जब थोड़ा कुछ अचीव करने लगते हो तो लोग आपसे थोड़ा अट्रैक्ट हो जाएंगे, आपसे बातें करने की कोशिश करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, जो पहले नहीं हो पाता था। तो वो आई गेस हर फील्ड में हर एक इंसान के साथ होता है कि आप जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा ऊपर चलते रहते हो, तो जो लोग आपसे उतने कनेक्टेड नहीं भी थे वो भी आ जाते हैं आपसे कनेक्ट होने के लिए। तो इट्स अ ह्यूमन नेचर, इसको मैं ये नहीं बोलूंगा कि अब मैं थोड़ा कुछ हो रहा हूँ, बन रहा हूँ तो लोग वापस आ रहे हैं। इट्स अ ह्यूमन नेचर, अगर कोई मेरे सामने भी वैसा होता तो मैं भी शायद वैसे ही अप्रोच करता। दोस्त भी ऐसा करते हैं? नहीं, दोस्त मेरे बहुत अच्छे, वो आई गेस मैंने लाइफ में बहुत ही अच्छे कमाए हैं। मेरे स्कूल फ्रेंड्स पिछले 17 साल से मेरे दोस्त हैं वो। ओ, बचपन जो स्कूल में थे वो अभी तक थे? वही मेरे फ्रेंड्स हैं मैम। वाओ। हाँ, इंडस्ट्री में मेरे कलीग्स हैं, आई डोंट कंसिडर अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन माय इंडस्ट्री। जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो स्कूल वाले हैं जिनकी मैं अभी बात कर रहा था, उन्हीं के साथ, तो वो पिछले 17 साल से दोस्त हैं, अभी तक हम साथ में ही हैं, अभी उन्हीं लोग के साथ जा रहा हूँ ट्रिप पे। तो आपने बोला इंडस्ट्री में कॉलीग्स होते हैं। हाँ, कलीग्स होते हैं, यस। क्या दोस्तियां नहीं बन पाती इतने साल भी सेट पर साथ में रहने के बाद भी? बनती हैं, बट ऑब्वियसली द वर्कलोड इज लाइक दैट, और कंपटीशन ऐसा है कि आप फुल टाइम उनके साथ मिल नहीं सकते। जैसे आज मैं शो कर रहा हूँ तो मैं उनके साथ हूँ, उनके साथ चिल कर रहा हूँ, उनके साथ उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, बिकॉज हम एक जगह पे हैं, हम वहीं पे हैं, तो हमारा मिलना हो ही रहा है, तो वहां पे आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है। मीनवाइल व्हेन यू आर ऑन सेट, फिर जब आप दूसरे वर्क प्लेस पे जाते हो, बाकी नए लोग मिलते हैं, वो आपका फ्रेंड दूसरे वर्क प्लेस पे जाता है, तो ऑब्वियसली वो मिलने जुलने का जो टाइम है वो खत्म हो जाता है। एंड व्हेन यू आर नॉट एबल टू मीट दैट पर्सन, तो आप शेयर कैसे करोगे फीलिंग्स, कितनी बार करोगे, मोबाइल पे इतना कोई रहता नहीं अटैच। एंड देन उसके बाद कुछ फ्रेंड्स बन जाते हैं जो रिस्पेक्ट रहता है आपके मन में कि हाँ यार चलो जब भी मिलेंगे तो उसी जोन में मिलेंगे, वैसे ही मिलेंगे। बट ऑब्वियसली एक जो कनेक्शन होता है स्पेशल फ्रेंड वाला,
वो मतलब मैं तो नहीं फील कर पाया हूँ। मे बी बहुत लोग कुछ लोग हैं रियली ब्लेस्ड, बहुत लोग को इंडस्ट्री में बड़े अच्छे दोस्त मिले हैं। हाँ, एंड बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी चली बहुत सारे लोगों की। फॉर मी इट हैज़ बीन वेरी डिफरेंट बिकॉज मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको मैं स्कूल वाले ही कंसिडर करता हूँ, जो जिनके साथ मैं बहुत ज़्यादा फ्री हूँ, मैं कुछ भी बात कर सकता हूँ, एंड दे हैव सीन मी फ्रॉम जीरो। तो उनके साथ एक अलग फॉर्मेट में बात होती है। यहाँ पे आता हूँ तो थोड़ा वर्क रिलेटेड बातें हो जाती हैं, तो आई कंसिडर दोज माय फ्रेंड्स। और मेंटर किसको कंसीडर करते हैं आप अपना? मेंटोर होमलैंड हैं, प्लस जो मेरे फर्स्ट प्रोड्यूसर थे उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे। सेठ जी के जो थे। यस, मिस्टर देवरतन दीक्षित। उन्होंने बहुत हेल्प किया जब मैं न्यू बॉम्बे आया था। तो बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए मुझे कोई तो चाहिए था, तो ही वॉज देयर टू गाइड मी थ्रू आउट। तो पूरे जर्नी में उन्होंने समझाया कि व्हाट इज दिस, हाउ यू हैव टू हैंडल इट, एंड आगे जाके क्या कितना फोकस होना चाहिए, विजन क्या होना चाहिए। तो उन्होंने बहुत हेल्प किया था मुझे स्टार्टिंग के दिनों में। तो उनके साथ मैं हूँ टच में। मैं कभी भी कुछ ऐसा समझ नहीं आता तो उनको कॉल कर लेता हूँ। अच्छा, इफ यू डोंट माइंड, आपका फर्स्ट पे चेक कितने का था? मुंबई आने के बाद फर्स्ट पे चेक था मेरा 10,000 फॉर वन डे। हाँ जी, एक दिन के काम का। किया था मैंने, ऐड किया अच्छा। था। हाँ, ऐड किया था एरिना एनिमेशन का डिजिटल ऐड। 2017? 2016 में किया था मैंने। ओके। 19 जून 2016 को मैंने शूट किया था। कौन सी डेट? 19 जून। अच्छा, आपको डेट 2016 आपने शूट किया था। क्या किया था उस 10,000 रुपए का फिर आपने? मैम उस टाइम रेंट भरना होता था। और मुंबई में रेंट बहुत ज्यादा होता है। मतलब घर से बहुत कम आते थे, तो जो आया था वो मुझे रेंट पे करना था, प्लस जिम के खर्चे निकालने थे। तो वो सारी चीजें थी उस वक्त। फर्स्ट बाइक कब ली आपने? फर्स्ट बाइक मैंने फर्स्ट शो में ही ली थी। सेठ जी? हाँ जी, वो मैं अंधेरी ईस्ट में रहता था, शूटिंग मड आइलैंड में होती थी, तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा था। हाँ, मड और उसके बीच का। तो बार बार इतना सारा मेट्रो चेंज करो, फिर ऑटो शेयरिंग। तब तो मेट्रो भी इतना नहीं था। मेट्रो था तब था मेट्रो फ्रॉम चकाला टू वर्सोवा, एंड देन वहां से ऑटो शेयरिंग पकड़े, जेट्टी पहुंचे, जेट्टी क्रॉस किया, फिर वापस ऑटो पकड़े, एंड देन वो जो सेट पे। तो मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। मैंने अपने प्रोड्यूसर को बोला, सर बाइक चाहिए, पैसे एक्स्ट्रा दे दो मेरे को एडवांस। तो उनसे मैंने एडवांस ली अपने ही में। तो वो एडवांस मैंने पे किया, फिर EMI पे लगा के मैंने फर्स्ट बाइक ले ली। पता है क्या होता है, लड़के होते हैं ना जब यंग होते हैं कि कमाऊंगा, बाइक लूंगा, बाइक पे गर्लफ्रेंड को बिठा के घुमाऊंगा। हाँ, ये शौक तो होता ही है। हर लड़के के होते हैं। तो मेरा उसी से जुड़ा सवाल है, फिर वो गर्लफ्रेंड कौन थी जो पहली बार बाइक पे बैठी? हम उस टाइम पे एक को थोड़ी बैठाया था। जब नया बाइक लिया तो बहुतों को बैठाया था मैंने स्टार्टिंग में कि हाँ चलो लेट्स गो फॉर अ राइड। उस टाइम पे नया शौक था, नया मुंबई आए थे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स देख रहे थे, समझ नहीं आ रहा था चीजें, तो थोड़ा बहुत भटक भी गए थे। अच्छा ओके लेट्स डू दिस, नाइट लाइफ जाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो वो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत तो लत लगी जाती है, बट हाँ धीरे धीरे सही टाइम पे सारी चीजें समझ में आ गई। बाइक भी हटा दिया, कार ले आया, अब सिर्फ घर, जिम, काम, बस इतना ही करता हूँ। और बाइक के पीछे बैठने वाली गर्लफ्रेंड्स का क्या किया फिर? नहीं वो गर्लफ्रेंड्स थी, गर्लफ्रेंड फ्रेंड्स थी बस। अच्छा, तो अब गाड़ी में बैठ के घूमते हो साथ में? नहीं अब कहाँ, अब तो जिम से घर, घर से यहाँ, घर से शूट, इतना ही जाता है जिंदगी बस। दोस्तों की शादियां हो रही है, तो क्या अविनाश पे प्रेशर नहीं आता घर से शादी का? बिल्कुल भी नहीं, ना घर वाले प्रेशर दे रहे हैं, ना मेरे मन में है। अभी फिलहाल तो नहीं, मैम 3-4 साल तो नहीं देख रहा हूँ। नहीं, पर मैं इस बात को मान ही नहीं सकती कि इतने हैंडसम लड़के को टीवी पर देखकर आपके पापा को, मिस्टर मिश्रा जी को रिश्ते ना आते हो आपके लिए? आए होंगे, 100% आए होंगे, बट उनको पता है अभी मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड हूँ नहीं, तो मेरे तक बात नहीं आने देते हैं। पता है अभी कुछ बोलेगा ही नहीं, अभी करना ही नहीं है, तो मेरे तक बात लाने का क्या सेंस। तो वो आता भी होगा तो वहीं डिसॉल्व कर देते होंगे कि नहीं अभी रेडी नहीं इन चीजों के लिए। पर कभी आपने सोचा है कि अगर मैं सेटल होऊंगा तो लड़की कैसी होनी चाहिए, इंडस्ट्री से होनी चाहिए, अरेंज मैरिज करेंगे, लव मैरिज करेंगे, कुछ प्लानिंग की है आपने? तो बहुत दूर दूर तक मुझे नहीं दिख रहा होगा तो लव मैरिज ही, बट और ये भी लव मैरिज होगा तो फिर मेरे कंट्रोल में थोड़ी होगा कि ऐसी लड़की होगी, वैसी लड़की होगी, जैसी भी होगी बस पसंद आ जाएगी तो होनी है। फिर तो आप क्वालिटीज कहाँ देखते हो, फिर तो आपको बस पसंद आ गया कोई इंसान तो फिर आप बस उस इंसान के साथ रहना चाहते हो, उसकी कमियां हैं तो भी अच्छी लगेंगी। तो लव मैरिज का तो कॉन्सेप्ट ही अलग है, उसमें तो सोच ही नहीं सकते क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। पर कभी ऐसा है कि नहीं जॉइंट फैमिली में रहे, उस शादी के बाद काम ना करे, फैमिली को टाइम दे,
मम्मी पापा के साथ रहे, अकेले ना रहे, न्यूक्लियर फैमिली ना हो, कुछ ऐसे ड्रीम्स तो रहते ही हैं हर लड़के के। टू बी ऑनेस्ट इतना मैंने डीपली सोचा नहीं है, बट इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन. इफ दैट पर्सन वांट्स टू वर्क, then the person can work. If the person doesn't want to work and manage the house, that is also fine with me. मतलब the person should be happy at the end कि हाँ यार चलो उसको ये करना है लाइफ में, तो उसको वही करने देंगे और क्या. आपको जो शोज मिले, मैंने देखा कि बहुत ज्यादा लंबे लंबे समय तक वो शोज नहीं चले, ज्यादा से ज्यादा मैक्स 2 साल 3 साल, राइट? और उसके बाद स्विच होते गए. तो हमारे, आपको लगता है जो इंडस्ट्री में शोज की लाइफ होती है वो बहुत अनसर्टेन होती है? कुछ तो 10-10 साल चल जाते हैं, कुछ 1-2 साल में खत्म, और वो भी तब भी नहीं पता कि सुबह उठ के सेट पर जाएंगे तो हम इन भी हैं या नहीं, क्योंकि ये तो अब बहुत सुनने में आता है कि शो से एक्टर को रिप्लेस कर दिया, शो से निकाल दिया. तो ये जब आपने करियर शुरू किया तब भी ये सारी चीजें थी जो दिमाग में आपको परेशान करती थी? ऑनेस्टली जब स्टार्ट किया था तब इतना तो डीपली नहीं सोचता था, बिकॉज उस टाइम पे तो था यार बस काम मिले कैसे भी एंड वी गो ऑन सेट. तो उस टाइम पे इतना डीपली समझ नहीं पाता था चीज़ों को, बस शोज मिलता था, काम करता था. अभी वो जो समझ में आ रहा है कि हाँ शो में थोड़ी अनसर्टेनिटी होती भी है, प्लस वो थोड़ा बहुत लक फैक्टर भी होता है. कभी कभी अच्छे शोज उतना नहीं चल पाते हैं. कभी कभी जो बहुत बेसिक नॉर्मल शोज हैं जो एवरी टाइम हो रहे हैं वो कई बार बहुत अच्छे टीआरपीस दे देते हैं. तो बहुत सारे फैक्टर्स है. अभी मैं आपको टेक्निकलिटी समझाऊंगा तो मेरी ऑडियंस बोर हो जाएगी कि अब मैं कैसे समझाऊं कि स्लॉट बहुत मैटर करता है. यस स्लॉट का मैटर होता है, फिर आपको कितना पुश मिल रहा है, क्या टाइम स्पेंड चल रहा है, ये सब बहुत ज्यादा मैटर करता है. तो ये बहुत टेक्निकलिटी वाली चीज है और पूरा गणित होता है, बहुत बहुत एक्सट्रीम. मतलब कैलकुलेशन है, प्लस चैनल प्रोडक्शन हाउस के कैसे रिलेशंस हैं, नए शोज कौन से अब पास हुए हैं, जो आने वाले हैं, लॉट होल गेम इज गोइंग ऑन. तो उतना बैक स्टोरी अभी मैं समझा नहीं पाऊंगा ऑडियंस को, उतना मजा नहीं आएगा. बट द फैक्ट ये है कि अगर कई बार शोज जो हैं वो चल जाते हैं और कई बार नहीं चलते हैं, आपको स्लॉट अच्छा मिल गया तो इट्स एन एडवांटेज, तो आपके पास एक पुश करने का टाइम मिलता है. स्लॉट अच्छा नहीं है तो फिर तो आप ऐसी सूली पे लटके हुए हो, तो फिर अगर नहीं डिजायर्ड टीआरपी उनको मिलेगी तो वैसे भी उड़ा देंगे. पर कभी आपका कोई ऐसा शो था जिसमें आपको पोटेंशियल लगा और वो अचानक बंद हुआ हो? Yeah, there was a show Titli on Star Plus. It was doing amazing on at 11 p.m. 11 p.m. लेट नाइट स्लॉट मिला था हमें, एंड वो एग्जैक्टली जो टीआरपी चाहिए थी वो मिल रही थी, जो चाहिए थी वो चल रही थी. उसके बाद ऑब्वियसली दूसरा शो पास कर चुका था चैनल, तो एक नया शो आना था. एंड उस टाइम पे स्टार के सारे शोज अमेजिंग जा रहे थे, मतलब किसी की भी टीआरपी नीचे नहीं थी. तो somebody has to sacrifice, right? तो जो शो आ रहा था that was also very thriller. तो वो भी अब टाइम स्लॉट जो है उसको अर्ली स्लॉट नहीं दे सकते हैं, बीच का स्लॉट नहीं दे सकते, तो उसको लेट नाइट देना पड़ता. तो हमारा शो जो ऑलरेडी थोड़ा सा डार्क फेज में था, तो वो 11 से 6:30 शिफ्ट हो गया. न्यूज शो जो है वो 11 पे चला गया. तो अब अचानक से 11 और 6:30 ऑडियंस ही टूट गई ना पूरी. तो दैट्स व्हाई आई से द टाइम स्लॉट मैटर्स अ लॉट. फिर 6:30 का आपको मिला हुआ है जो आपका 11 बजे का शो था, एंड देन 6:30 इज लाइक बस आपको थोड़ा सा पुश मिला है 1-2 महीने के लिए, एंड देन यू आर गोइंग ऑफ एयर. वो तो जब स्लॉट चेंज हो तभी समझ में आ जाता है कि शो खत्म, अब बस बंद हो जाएगा जल्दी. एंड स्पेशली इन स्टार प्लस इफ यू हैव गॉट 6:30 तो बी रेडी. मतलब दिस इज लाइक 8 साल का एक्सपीरियंस देख लिया स्टार प्लस वगैरह. मतलब 6:30 के आसपास आपको स्लॉट मिला है, देन वो भी शिफ्ट हो गया है, then you have only 1 month to get up, then you're gone. तो that happened and मतलब वहाँ पे हम लोग थोड़े से बहुत निराश हो गए कि यार अच्छा जा रहा था शो, why you had to change the slot. कभी पेचेक्स रुके आपके? हाँ रुके हैं. I was doing a show ये तेरी गलियां ZTV का. हाँ. तो वो उस प्रोडक्शन हाउस का लास्ट शो था. तो प्रोडक्शन हाउस का लास्ट शो था तो फिर पे चेक आने में थोड़ा टाइम लग रहा था. फिर कॉल्स पे रहते थे हम कि सर क्या हुआ पेमेंट का, ये वो. तो बहुत लंबे ड्यूरेशन के बाद धीरे धीरे पेमेंट्स आए हम लोग के. तो कभी ऐसी सिचुएशन आई कि मुंबई में आप आ गए, अर्न करना शुरू कर दिया, और उसके बाद कभी बैंक में, जैसे कि आपने कहा कि पेमेंट लेट हो गई, पैसा ही नहीं है, और अब घर से कैसे मांगे? हाँ हुआ था. मैंने जो पहला शो खत्म कर लिया था, जो सेकंड शो मैंने स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे जैसे आपको मैं बता रहा था बहुत पार्टी वार्टी की लत लगी हुई थी. मैंने पूरे पैसे उड़ा दिए, तो कुछ बचा ही नहीं मेरे पास. तो फिर मैंने एक फ्रेंड को फोन किया था, मेरा स्कूल फ्रेंड, कि यार थोड़े पैसे भेज दे, मेरे पैसे आने में अभी टाइम है. हम लोगों का 90 डेज का शेड्यूल होता है, तो आने में टाइम है, तो अभी के लिए भेज दे, मैं तेरे को रिटर्न कर दूंगा. तो घर से तो नहीं मांगे थे मैंने,
तो अपने दोस्त से मंगवाए, वो उसने भी जाके बैंक में अकाउंट में पैसे डाले मेरे, फिर मेरे पास आया तो मैंने थोड़े बहुत खर्चे निकाले, फिर जब मेरा पेमेंट आया तब मैंने उसको रिटर्न किया। तो हाँ, और उस टाइम के बाद ही रियलाइज हुआ कि यार थोड़े पैसे सेव करने बहुत इंपॉर्टेंट है। बट वो ऐसा एज था ना कि वो सब होता ही मेरे से, मैं कुछ भी कर लूं मेरे से कंट्रोल नहीं हो सकता था। वो एज ही ऐसा था कि मैं गलतियां करूं तब तो सीखूंगा। तो मैंने बहुत सारी गलतियां की, बहुत पैसे उड़ा दिए मैंने, तब मैं समझा कि अब मुझे सेव करना है। उसके बाद से आज तक मैं सेविंग मोड पे ही चल रहा हूँ। मैक्सिमम पार्टी पे कितना पैसा उड़ाया होगा आपने अभी तक? पार्टी सबसे महंगी पार्टी आपने कौन सी की खुद के लिए? सबसे महंगी पार्टी जो मैंने पे की है वो आई गेस 1.5 lakhs। हाँ, इतने उड़ा दिए थे एक पार्टी में। नहीं करना चाहिए ऐसा, करना नहीं, कोई गलती हो गई थी, बट देन आई रियलाइज नहीं करना है। मैंने एक्चुअली, पता नहीं ये स्टेटमेंट कुछ लोगों को बुरी या हर्ट भी कर सकती है। मैंने तो सुना है बिहार के और पटना के बच्चे एक तो बहुत स्टूडियस होते हैं और बहुत ही ज्यादा, मतलब बचत कैसे की जाए वो उनसे सीखना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली, है ना? सही है ना ये बात? क्योंकि मेरे बहुत सारे जो ये थे क्लास में जो स्टूडेंट्स थे, मेरे फ्रेंड्स भी, वो वहां से थे और मैंने उनसे सीखा कि क्या बचत करना होता है और पढ़ाई कैसे करनी होती है। मतलब जो वो नोट्स बनाते हैं, एक्सट्रीमली शार्प। या सबसे ज्यादा यूपीएससी का एग्जाम तो वहीं से ही क्लियर होता है। तो दे आर एक्सट्रीमली शार्प व्हेन इट कम्स टू पढ़ाई लिखाई ना, एंड बाकी चीजों में भी आप देखो तो बहुत शार्प होते हैं। तो मेरा भी इसलिए यहाँ पे निकला ना शार्प। क्रिएटिव दिमाग अभी मेरा इतना ज्यादा चलने लग गया, अभी मैं सब चीजें ऐसे कैलकुलेट करके करता हूँ, अच्छा ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, एंड इट वर्क्स। तो अब आप जब करते हैं कोई भी शो साइन, तो क्या कैलकुलेशन रहती है? अभी तो डिफरेंट फॉर्मेट्स हो गए हैं मैम। अभी तो बहुत सोचना पड़ता है कि ओके अभी ये कर रहा हूँ, कौन सा फॉर्मेट है, कौन सा प्लेटफॉर्म है, कौन से प्रोड्यूसर के साथ कर रहा हूँ, कितना पेमेंट है, एंड कहाँ कितनी रीच मिलेगी ये शो करने पे। तो अभी तो मैं बहुत सारे क्राइटेरियाज देखने लग गया हूँ। एक वक्त था जब कोई क्राइटेरिया नहीं देख सकता था, बस काम मिल जाए। अभी टचवुड ऐसा हो गया कि मैं थोड़ा सोच के प्लान करके नेक्स्ट क्या होना चाहिए वैसे प्रोजेक्ट्स में चूज कर रहा हूँ। कोई शो जो आपने रिग्रेट किया हो करने के बाद? नहीं, करने के बाद तो नहीं रिग्रेट किया। जो किया है उसमें से कुछ या तो अच्छे एक्सपीरियंसेस मिले हैं और बैड एक्सपीरियंसेस मिले हैं, तो बहुत अच्छी लर्निंग हो गई है। तो रिग्रेट तो किसी शो में नहीं रहा मेरा। नहीं। आपने जितने शो किए आपको लगता है कि अच्छा हुआ आपने अपने कभी कोई ऐसा था कि प्लेट में 2 शो है और आपने जो दूसरा शो चुना उससे ज्यादा दूसरे वाले ने अच्छा किया? हाँ, डेफिनेटली। एक शो मैंने चूज कर लिया था जोश में, क्योंकि मुझे वो ज्यादा बेटर लग रहा था। और दूसरा शो जो मैंने नहीं चूज किया वो 3-3.5 साल चला। जो मैंने चूज किया वो 3 महीने चला। तो मेरे साथ हुआ है कई बार ऐसा। बट फिर मैं अभी सोचता हूँ बैकवर्ड रिवाइंड करके कि यार वो क्यों किया मैंने। फिर मैं देखता हूँ अच्छा ये नहीं होता तो मेरी लाइफ में ऐसा नहीं होता। तो कई बार वो नीडेड होता है मेरे लिए। मतलब कई बार डेस्टिनी ऐसा प्ले करती है, आपको नहीं पता होता क्या हो रहा है मेरे साथ। अब लास्ट शो आप देखो, मैंने बिग बॉस के पहले एक शो किया था स्टार प्लस का, मीठा घाटा। वो मैं शो नहीं कर रहा था। हाँ, मैं दूसरा शो कर रहा था। तो वो जो दूसरा शो मैं कर रहा था वो थोड़ा डिले हो गया, और इधर चैनल से थोड़ा सा पुश आया कि यार अविनाश कर लो, इट्स नाइस शो, कर लो। और मैं बोला चलो ठीक है, वो वाला डिले हो गया, ये वाला कर लेते हैं। तो वो शो मैंने साइन कर लिया, मैंने स्टार्ट किया। तो जैसे ही स्टार्ट किया मुझे बताया 6:30 स्लॉट है। बोला ओके, स्टार प्लस 6:30, मुझे पता है क्या होगा। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया, पहले टीआरपी देखी, मैं समझ गया क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में है ही नहीं। फिर वो शो कुछ 3 महीने चला एंड देन शट हो गया। वो खत्म हुआ एंड उसके जस्ट बाद बिग बॉस का कॉल आ गया, बिकॉज उसी टाइमलाइन में कास्टिंग होती है। तो वो अगर लंबा चल जाता तो मैं बिग बॉस में नहीं जाता। और अगर मैंने दूसरा शो पिक कर लिया होता जो थोड़ा डिले हुआ था, तो भी मैं ड्यूरेशन से दूर हो जाता बिग बॉस की। तो इट वाज ऑल डेस्टिन्ड कि हाँ ये करेगा। इतने मीनवाइल 3 महीने हुए, ये यहाँ खत्म हुआ, नेक्स्ट 10 दिन में बिग बॉस साइन हो जाएगा, फिर बिग बॉस स्टार्ट हुआ। तो वो अब वो ना रिवाइंड करता हूँ तो मैं रियलाइज करता हूँ ये रिक्वायर्ड था फॉर मी इन माय लाइफ, माय करियर। जो होता है अच्छे के लिए होता है, यही मानना पड़ता है, यही होता ही एक्चुअली। बालाजी के साथ काम करना, एकता के साथ काम करना सबका ड्रीम होता है। प्यार से बंधे रिश्ते आपने अभी हाँ जी किया। एक और बालाजी के इसके लिए आपका नाम सामने आ रहा है, शेषनाग बनकर आप आ रहे हैं। ओके। नागिन में हाँ। आपकी हंसी कुछ और कह रही है। देखिए मैम, मैंने कई बार बता दिया इंटरव्यूज में, बात हुई थी मेरी, बट ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें होती हैं, क्राइटेरियाज होते हैं। मीनवाइल आई एम डूइंग वन मोर प्रोजेक्ट,
जिसके बारे में अभी ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ मैं। आप देख रहे हैं पूरे हेयर कट वगैरह चेंज हो गए मेरे, तो आई एम डूइंग वन मोर प्रोजेक्ट। तो मैंने जैसे ही प्यार से बंधे रिश्ते खत्म किया, मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। और अभी डेट्स ऑब्वियसली उधर प्रायर कमिटमेंट हैं, फिर नागिन के लिए अलग डेट्स चाहिए जो भी स्टार्ट हो जाएगा, तो डेट्स क्लैश हो रहे थे। पॉसिबल नहीं था फॉर मी एंड द प्रोडक्शन पीपल टू मैनेज द डेट्स। तो फिर ऑब्वियसली वो चीज़ें चल रही थी, तो अभी तो नहीं वर्कआउट हो पाया है वो। तो नागिन तो मैं नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी अगर आगे डेट्स मैनेज हो गए तो आई डोंट नो, बट फिलहाल क्योंकि मेरा दूसरा कमिटमेंट चल रहा है और ऑलरेडी हम लोग मेकिंग में, हम शूट स्टार्ट कर चुके हैं दूसरे प्रोजेक्ट का, तो अब उनको जो डेट्स दिए हुए हैं उनको हटा के तो नहीं दे सकता। तो इसलिए अभी के लिए आई एम नॉट देयर इन नागिन एट ऑल। पता है जब कास्टिंग के नाम आ रहे थे, बहुत सारे नाम आए, लेकिन जैसे ही आपका नाम आया ना, तो बहुत सारे लोगों को लगा कि यार ये तो कितना परफेक्ट लगेगा इस रोल में, मतलब नागिन के लिए कितनी परफेक्ट कास्टिंग है ये। तो आपको भी मतलब कन्विंस करने की कोशिश तो पूरी की होगी प्रोडक्शन ने। सी मैम हो भी जाता मैं कन्विंस, बट वो प्रायर कमिटमेंट की बात होती है। अभी किसी को अगर मैंने बोल दिया है कि नहीं यार नवंबर तक मैं आपके साथ हूँ, आपको डेट्स दिए हुए, तो फिर वहां से मैं डेट्स निकाल के दूसरे को नहीं दे सकता। बिकॉज प्यार से बंधे रिश्ते मैंने पहले रैप अप किया, कास्ट शूटिंग करी थी मैंने पहले रैप अप किया, बिकॉज शूट स्टार्ट करना था, इतना डेट का वो था, प्रॉब्लम था। तो क्योंकि वहां स्टार्ट करना है और इनको भी तुरंत आफ्टर प्यार से बंधे रिश्ते स्टार्ट करना है, सेम सेट पे ही स्टार्ट करना है, तो वो पॉसिबल नहीं था कि मैं क्लैश करा दूं दो में। तो ऑब्वियसली जो पहले कमिटमेंट थी वो मैंने दे दिया और वो स्टार्ट कर दिया है। और दूसरा वाला अब देखते हैं, इन केस कभी हो पाया, चीजें ऊपर नीचे चेंज हुई, डेट्स मैनेज हो गई तो करेंगे। तो प्रोडक्शन वेट करने को तैयार नहीं था आपके लिए नवंबर तक? उनका अक्टूबर में रिलीज है तो नवंबर तक तो मैं नहीं, तो स्टोरी ट्रैक तो स्क्रिप्ट में तो कभी भी इंट्रोडक्शन हो सकता है कैरेक्टर का। रिलीज उनका स्टार्ट है, ऑन है। हो सकता है आपके कैरेक्टर को बाद में लॉन्च करें आगे चल के। अब उनकी मर्जी, अब वो करना चाहें तो फिर ठीक है, कर लेंगे मैनेज, व्हाई नॉट। अगर डेट्स मैनेज हो जाएंगे तो ठीक है। हाँ, कभी ऐसा होता है जब आपको अप्रोच किया जाए और आप मना करो तो आपसे ही पूछा जाए कि आपको लगता है कि और कौन अच्छा कर सकता है इस कैरेक्टर को? नहीं, ये तो कभी नहीं किसी एक्टर से नहीं पूछ सकते, अब पूछ ही नहीं सकते। ये तो मतलब कोई एक्टर बोल भी नहीं सकता कि नहीं मुझे नहीं, उसको ले लो। ये कास्टिंग वाला काम तो हमारा है ही नहीं, तो ये तो हम बोल भी नहीं सकते कि मुझे छोड़ के उसको ले लो। कभी आप लोग अपने दोस्तों को या कोई एक्टर्स को रिकमेंड करते हो कहीं ऐसे? अगर हमसे पूछते हैं तो हम बता देते हैं कि ओके अच्छा आप इससे भी देख लो, अगर ऐसा ही कैरेक्टर रिक्वायरमेंट है तो आप इसको कास्ट कर लो, वैसे कर सकते हैं। क्योंकि लोगों को लग रहा था कि आपका और प्रियंका का पेयर सच में बहुत अच्छा लगता है स्क्रीन पे, क्योंकि प्रियंका नागिन बनकर आ रही है। हाँ वो तो है कंफर्म। तो आपका और उनका पेयर एकदम कुछ होते हैं ना, कुछ पेयर्स जो कभी किसी ने सोचे नहीं और अचानक से अगर हम इमेजिन करें, और यही तो कास्टिंग का कमाल होता है एक्चुअली, ट्रू है ना। आपके साथ एक चीज मैंने नोट की कि आपको प्रोडक्शन हाउस रिपीट करते हैं, और ये तभी हो सकता है कि जब आप बहुत प्रोफेशनल और डिसिप्लिन हो, मतलब अपने सेट पर। ट्रू, राइट, वो तभी रिपीट होगा, नहीं तो एक ही शो के बाद ओके टाटा। ऑब्वियसली इफ द प्रोड्यूसर इज नॉट हैप्पी विद यू, वो कभी भी रिपीट नहीं करेगा। हाँ, तो आप मतलब सेट पे जाते हैं तो रिश्ते अच्छे बना लेते हैं? मैं मोर देन रिश्ते, आई फील दैट्स माय डिसिप्लिन एंड माय हार्ड वर्क। मैं क्योंकि मतलब मेरा बहुत ऑन टाइम रहती हैं चीज़ें, मैं ऑन टाइम पहुंच के अपना टाइम पे ख़त्म करके निकल जाता हूँ। मतलब ये प्रॉब्लम मैंने कभी किसी प्रोड्यूसर को दी नहीं है। प्रोड्यूसर को भी यही चाहिए कि आए बिना नखरे के काम हम करे, अच्छा काम करे और चला जाए। कोई नहीं चाहता कि एक्स्ट्रा टैंट्रम्स हो किसी के। तो जब मैं प्रोड्यूसर को प्रॉब्लम नहीं दे रहा हूँ तो वो भी चाहेंगे कि चलो यार इसी को रिपीट करते हैं, लास्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं मिला। तो आई गेस दैट्स द रूटीन आई फॉलो व्हिच दे लाइक। ओके, राजन साहिश जी के साथ भी आपने काम किया है। वो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिक्ट प्रोड्यूसर माने जाते हैं इंडस्ट्री में, या तो उनके बारे में कहानियां हमने ऐसी सुनी है? कहानियां ज्यादा बना दी, मतलब मुझे तो वैसे स्ट्रिक्टनेस तो नहीं, बल्कि बड़े अच्छे प्रोफेशनल लोग लगते हैं। हाँ। मैंने तो काम किया उनके साथ। yes. अभी वापस वो एक प्रोजेक्ट के लिए बोल रहे थे, बट ऑब्वियसली डेट्स के प्रॉब्लम चल रहे थे, तो वो भी कुछ यूट्यूब फॉर्मेट का कुछ बनाना चाह रहे थे। तो आई गेस ये तो इंडस्ट्री की बातें, गॉसिप्स बना देती हैं लोगों का इमेज, बट वेरी प्रोफेशनल पीपल। तो कोई ऐसा प्रोड्यूसर है जिसके साथ आपको मौका मिला कभी, तो आप कभी ना नहीं बोलेंगे? आई गेस मेरा स्टोरी स्क्वायर के साथ बहुत अच्छा है, वेदराज। तो आई गेस वो जब भी बोलेंगे आई विल बी ओके एंड आई विल बी अप फॉर इट कि हाँ लेट्स डू इट। अभी बोल भी रहे थे, बट
अभी तो जस्ट बताया कि नवंबर तक रुक जाओ आप लोग, प्लीज सब रुक जाओ नवंबर तक। सबको अविनाश नवंबर से पहले ही चाहिए। नवंबर तक रुक जाओ, फिर मैं सारे डेट्स दूंगा आपको। तो मतलब एक साथ कहते हैं ना, हर जगह से चीजें आती है, ऐसा हो गया कि नवंबर मतलब मुझे लगता है ये सीजन होगा नए शो लॉन्च करने का, या तो चल फिर रही है मैम, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो मैंने सबको यही बोला है कि आपको मैं डेट्स दे दूंगा नवंबर के बाद। एंड टच वुड, ये बहुत पहली बार हुआ ऐसा करियर में कि इतने सारे लोग डेट्स मांग रहे हैं, और मैं बोल रहा हूँ कि यार नवंबर तक रुक जाइए, उसके बाद देता हूँ आपको डेट्स। तो फिर भी कितनों को दे पाएंगे? लाइन तो लंबी लगी हुई है आपकी बातों से लग रहा है। हाँ, तो अभी चूज ही हो गया ना, अभी मैं So पिकी हो गया, अभी मेरे हाँ। पास वो पावर है कि चलो मैं चूज कर सकता हूँ कि मुझे क्या करना है। वेरी नाइस। हाँ, वेदराज वही ना जिनके साथ आपने दुर्गा और नथ किया? नथ एंड तितली। सॉरी, नथ एंड तितली। तितली, हाँ। ओके। और जो दुर्गा और जो नथ था वो दोनों वो खाली कास्टिंग सेम थी? वेदराज के साथ मैंने नथ एंड तितली की है। हाँ हाँ, बस आपकी और चाहत की कास्टिंग दुर्गा और तितली में सेम, इसमें सेम दुर्गा थी, and नथ में सेम हाँ, थी। हाँ। ओके, प्रोड्यूसर वो अलग थे अलग दुर्गा थे, में हाँ और जी, इसमें। ठीक। हमेशा आपके जो है किस्से एक्टर्स के साथ अच्छे रहे हैं, मतलब आपकी बनती है। सिर्फ एक चाहत के साथ ऐसा क्या हुआ कि कभी मतलब कॉर्डियल नहीं हो पाए? क्योंकि वो भी हमें तभी पता चला जब नेशनल टेलीविजन पे चीजें आई। आई गेस वो कभी सेट पे इतना बहुत प्रॉब्लम नहीं हुआ, मतलब हमने हाँ वही, सेट पे कभी प्रॉब्लम नहीं, पर आप कॉर्डियल नहीं। आई गेस हर सेट पे एक दो बार तो हर एक्टर की थोड़ी बहुत बहस हो जाती है, आर्ग्यूमेंट्स होती है, दैट्स फाइन। एंड कभी सेट पे प्रॉब्लम नहीं हुआ जिसकी वजह से हमारे प्रोड्यूसर को प्रॉब्लम आए काम में, या किसी डायरेक्टर को प्रॉब्लम आया, ऐसा कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। एंड एज आई हैव सेड कि मोर देन एनीथिंग सारे इंडस्ट्री वाले कलीग्स होते हैं आपके, तो मेरे लिए कलीग्स हैं, I'm okay with them to work। तो जरूरी नहीं है सबके साथ आपका एक फ्रेंडशिप बॉन्ड बन पाए, तो वो कभी क्रिएट नहीं हो पाया, बट एज को एक्टर्स वी वर ऑलवेज गुड। उसके पीछे कोई रीजन था पर्टिकुलर? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट मैम, इट्स अ वाइब, यू कनेक्ट विद द पर्सन कि हाँ चलो हम ऑफ स्क्रीन भी बातें कर रहे हैं, ऑफ स्क्रीन हैंग आउट कर रहे हैं, या एक बॉन्ड हो जाता है। तो वैसा भी नहीं है कि हम लोग को टिफनेस चल रहा है या हम बातें नहीं कर रहे हैं या लड़ाइयाँ चल रही, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। वी वर कूल, लाइक हम सेट पे जाते हैं, रिहर्सल करते हैं, हंसी मजाक भी होती थी, एंड देन वी यूज्ड टू वर्क। बिग बॉस के बाद कभी मिले आप चाहत से? कभी आमने सामने? बिग बॉस के बाद नहीं मिला, बिग बॉस के बाद नहीं, कभी बात भी नहीं हुई? नहीं। ओके। और जो घर के अंदर चीजें हुई थी वो कभी क्लैरिफाई भी नहीं की? जो I don't think that we need to discuss or clarify. I guess वो जो था वही उसी घर में उसी शो में खत्म हो गया। I don't feel कि उसको बाहर आके मैं रिपीट करूँ या बोलूँ ये ऐसा क्यों वैसा, नहीं यार, it's okay, that was a show, that was a part of show। हम एक शो में थे, उस शो में जो बातें हुई वहीं छोड़ देते हैं, and now we are working on, that's it। पता है क्या होता है, बहुत सारे जब एक्टर्स जो बिग बॉस कर चुके हैं उनसे हम बात करते हैं ना, तो उनको थेरेपीज की जरूरत पड़ती है ये शो करने के बाद। वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं शो से, जो शो में चीजें होती है। I have no clue about it। Yes, बहुत सारे बोला है कि थेरेपीज लेनी पड़ती हैं क्योंकि बहुत चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं बाहर निकल। थेरेपीज मतलब डिप्रेशन में चले जाना या मेंटली परेशान हो जाना आफ्टर दैट शो, या और जो ट्रोलिंग होती है वो भी बहुत परेशान करती है। दैट शो मेक्स यू मोर स्ट्रॉन्गर, आई फील। रियली? हाँ, मतलब सॉरी बट मे बी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती होगी, आई एम नॉट सेइंग कि कुछ गलत है, अलग अलग लोग होते हैं, बट आई फील मेरे को तो बहुत मतलब मेंटली मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करता हूँ आफ्टर दैट शो, बिकॉज वो आपको इतने सारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू ले गए, इतनी सारी चीजें होती हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, तो आई फील मेरे को तो बहुत मैच्योरिटी आ जाती है, एंड यू नो हाउ टू हैंडल एंड रिएक्ट इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो मेरे को तो बहुत हेल्प हुआ है एज अ पर्सन टू ग्रो। तो आई गेस मैं तो थेरेपी दे सकता हूँ। मुझे तो लगता है आपको तो इतना टारगेट भी किया गया था, उसके बावजूद आपको लगता है कि आप स्ट्रांग होके बाहर निकले। यू डोंट हैव एनी कंप्लेन? नो कंप्लेन, दैट्स अ लवली एक्सपीरियंस। वो तो मतलब लाइफ के लिए एक्सपीरियंस देके गया है पूरा बिग बॉस की, ऐसे ऐसे सिचुएशंस आएंगे तो ऐसे ऐसे हैंडल करना। बट आपकी फैमिली वो सब चीजें हैंडल कर पा रही थी तब, क्योंकि आप पे बहुत सारे एलिगेशंस भी लग रहे थे। आई गेस वो इतने स्ट्रांग हैं तभी तो मैं उन्हीं का प्रोडक्ट हूँ ना, तो हाँ, तो उनका वो इतने स्ट्रांग है तो मैं भी स्ट्रांग ही निकला। तो वो भी बाहर अच्छे से हैंडल कर रहे थे, प्लस मेरी टीम थी, दे वर मैनेजिंग इट रियली वेल, एंड ये पार्ट ऑफ शो था, एंड बहुत सारी चीजें होती हैं शो के अंदर, और वो एक बहुत ही मतलब कैसे एक्सप्लेन करूं, बहुत कॉम्पिटिटिव शो है बिग बॉस। वो सिर्फ अंदर नहीं चल रहा, वो बाहर भी चल रहा होता है। यस। तो बाहर के लोग भी उतने ही इन्वॉल्व थे जितने हम अंदर इन्वॉल्व थे।
तो बाहर अलग कंपटीशन चल रहा था, अंदर अलग का, वो दोनों को मिला के बाहर का रिजल्ट मिलता है कि अच्छा ये चल रहा है बाहर। कभी किसी प्रोजेक्ट में पीआर से इतने इन्वॉल्व नहीं होते जितना मैंने देखा है कि बिग बॉस के समय। बिग बॉस में बहुत पीआर गेम चलता है ना? हाँ। और ये धीरे धीरे कवर करते करते समझ में आता है। और आप हाँ, मीनवाइल आपको वो जर्नी में समझ में आता है जब आप बाहर के लोगों से इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देते हो, वीकेंड पे जब गेस्ट आते हैं एंड वीकेंड पे जब सलमान सर से आपको कुछ कुछ हिंट्स मिल रहे होते हैं, देन यू अंडरस्टैंड अच्छा ये ऐसा चल रहा है गेम, बाहर का बहुत इन्वॉल्वमेंट है, ये भी इन्वॉल्वमेंट है, देन यू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट। आपको बाहर आने के बाद ट्रोलिंग्स झेलनी पड़ी किसी Trollings तो होती पर्टिकुलर रहती हैं। फैंडम से? होती रहती हैं, वो आज भी होते रहते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं, मतलब मतलब वो इट्स अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री बोल दो आप कि हाँ वो चीजें तो होंगी। एंड जितना जितना आप ग्रो करोगे तो आपका फैंडम भी ग्रो होगा, आपके ट्रोलर्स भी ग्रो होंगे, एंड ये सब चीजें जो है होती रहती हैं, तो यू गॉट टू डील विद इट, इसको भाग तो सकते ही नहीं, तो यू जस्ट गॉट टू डील एंड बेटर टू फोकस कि हाँ चलो आप अपने काम पे फोकस करो, पॉजिटिविटी पे, ये चीजें होती रहेंगी, यू कांट स्टॉप देम, इट्स अ ह्यूमन नेचर, सब थोड़ी पसंद करेंगे। तो मुझे लगता है एक्टर्स जितना काम करते हैं ना उनको अपने बाकी शोज में प्यार मिलता है, लेकिन इस शो में जितना प्यार मिलता है उतनी ट्रोलिंग भी, नेगेटिविटी ट्रोलिंग, मतलब दोनों उतने ही अमाउंट में आती है। दोनों मिलेगा इस शो में आपको, 100% मिलेगा, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे कैरेक्टर्स, तो कुछ को पसंद करेंगे कुछ को नहीं करेंगे, तो ये तो बिग बॉस का वो है, मतलब एडवांटेज प्लस साथ में थोड़ा डिसएडवांटेज दोनों लेके जाओ। मुझे लगता है कि लड़कियों के लिए ज्यादा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बाहर आके ट्रोलिंग फेस करना। दोनों के लिए मैम, फिर से यहाँ पे जेंडर नहीं लाऊंगा मैं, दोनों के लिए, दोनों को इक्वल होता है, कुछ ऐसा नहीं है लड़कियों को ज्यादा लड़कों को कम, दोनों को इक्वल प्यार और ट्रोल दोनों मिलता है। अविनाश, खैर बात तो बहुत पुरानी हो गई, लेकिन जब आपको एक टैग मिला था वुमनाइजर का, तो आपकी फैमिली डिस्टर्ब हुई थी इससे? नहीं, आई गेस दे वर नॉट एट ऑल डिस्टर्ब, दे वर लाइक हाँ ठीक है, अभी शो के अंदर आपको भी कुछ लोग कम्पीट करने के लिए कुछ बोल देंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि आपको मेंटली परेशान करें, या फिर आप पे कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपका मोटिवेशन खत्म हो जाए, तो वो चीज़ें वहाँ पे की जाती थी, एंड आई गेस मेरे घर वाले इनफ स्ट्रॉन्ग है ये सब चीज़ समझने के लिए, तो दे वर ऑल्सो डीलिंग विद इट बाहर आराम से, एंड वो मेरे को भी कुछ करना नहीं पड़ा, वो बिग बॉस ने खुद क्लिप दिखा के वीकेंड पे सलमान सर आके सब बोल दिए, एक वीक का होता है वो, एक वीक आपको परेशान करने के लिए जो कंटेस्टेंट्स होते हैं कुछ बोल देंगे जानबूझ के ऐसा जिससे आप थोड़ा लो डाउन फील करो या कुछ हो जाए, बट इफ यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल इट तो फिर वीकेंड पे सब क्लियर हो ही जाता है। तो हो गया, तो उसमें भी मुझे कुछ ज्यादा नहीं बोलना पड़ा, बहुत रिएक्ट करना नहीं पड़ा, वो सब अपने आप वहीं पे क्लियर हो जाती हैं चीजें बिग बॉस के घर। तो आपको पता है आपकी जैसी सिचुएशन इस बार फिर से हुई, जब यहाँ पे एक टास्क में, अगर आपने रील्स या फॉलो करते हो, फरहाना को अभिषेक ने टास्क में से गोदी में उठा लिया, तो ये मैटर को बहुत बढ़ाने की कोशिश की गई थी नेहल और फरहाना की तरफ से, आपने देखा है वो क्लिप? तो देखा था, एंड एज यूजुअल वो वीकेंड पे क्लियर हो गया था, सलमान सर आके बोल ही दिए थे। तो ये सब जब सेंसिटिव इश्यूज आते हैं, प्लस ऐसे जो थोड़े सोशल मैसेज गलत जा सकता है, तो ऑब्वियसली वो चीजें खुद सलमान सर हैंडल कर लेते हैं वीकेंड पे कि ओके आई विल टेक इट फ्रॉम हियर। तो ऑब्वियसली ये वाला भी जो था बहुत समझ में आ रहा था कि देयर वाज नथिंग टू क्रिएट सच एन इशू, बट उसको इशू क्रिएट किया गया। एंड मैं ये बोलता हूँ कि वहाँ सिचुएशन ऐसा ना, वो घर ऐसा है कि लोग ना चाहते हुए भी वैसा सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश में लग जाते हैं। उनको लगता है मे बी दिस इज समथिंग, दिस इज वेयर वी कैन रेज आवर वॉइस, इसको बढ़ाना चाहिए। उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो कितना गलत जा रहे हैं उस वक्त, बट वो सोचते हैं कि नहीं यार शायद दिस इज द पॉइंट जहाँ पे मैं राइज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये टॉपिक निकालते हैं बाहर, ये मैं सही जा रहा हूँ। उनको नहीं पता वो कितने गलत जा रहे हैं, बट फिर वो जब चले जाते हैं एक्सट्रीम गलत रॉन्ग पाथ पे, तो फिर उनको भी वीकेंड में क्लैरिटी मिल जाती है कि दैट यू आर गोइंग एक्सट्रीमली रॉन्ग। एक को कॉर्नर करने के चक्कर में आप इतना जा रहे हो, तो वो फिर आके क्लियर हो जाता है वीकेंड पे। सेम सिचुएशन है इस बार कोनिका जी और गौरव का जो था, वो बताने की कोशिश की गई थी, शिल्पा जी और करणवीर जैसा रिश्ता माँ बेटे का, ये तो हाँ वही स्क्रिप्ट फॉलो हो रहा था जो बिग बॉस ने पहले या दूसरे हफ्ते में ही कट कर दिया कि फिर कंपैरिजन में ही पूरा शो निकल जाएगा। सही, वो ये सब जो चीजें होती है मैम, ये मतलब कई बार ना मेकर्स का भी होता है कि वो कुछ रिलेशंस को थोड़ा सा पुश करते हैं आगे कि हाँ ये ऐसा रिलेशन चल रहा है, उसके भी थोड़े प्रोमोस काट के उनको भी वीकेंड पे बात करके उनको उठाते हैं, क्योंकि एक कैरेक्टर को जो पसंद कर रहे हैं या उनके रिलेशन को पसंद कर रहे हैं, तो वो
पब्लिक ओपिनियन लेके उसको थोड़ा पुश भी करते हैं। जो नहीं पसंद आते हैं उनको बताते भी हैं कि यार ये नहीं पसंद आ रहा है। अब गौरव कुनिका वाला मैंने ज्यादा तो नहीं देखा, बट यस थोड़ा बहुत वैसा चलने का कोशिश दिख रहा था कि वैसा चल रहा है। बट हाँ वो फिर कुछ हुआ था, कुछ पकड़े गए थे गौरव, कुछ कर रहे थे, तो वहां पे वो कट हो गया वैसे भी, तो अब अलग ही चल रहे हैं। तो अब देखते हैं अभी क्या नया स्टोरी लाइन है, मुझे उतना पता नहीं है, बट हाँ कोशिश होती रहती है। पर आप लोगों को अंदर हिंट पता चल जाता है जब मेकर्स की तरफ से ऐसे वीकेंड का वार वगैरह में मिलता है? पहले नहीं, स्टार्टिंग की आपको 3-4 हफ्ते तो कुछ समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। लेटर ऑन यू अंडरस्टैंड द गेम, लेटर ऑन यू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये इस वे में देखा जा रहा है, या ऐसा चल रहा है, या और अच्छा कर सकते हैं अभी हम, तो वो सब अंदर समझ में आता है। आपको उतना स्मार्ट होना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द क्यूज, नहीं समझोगे तो आपको बट यू वर वेरी स्मार्ट इन योर सीजन, आप क्यूज को समझ लेते थे एक्चुअली। आपको बोला ना मैं, बिहार क्रिएटिविटी वो वहां से सिलेक्टिव चीजों में आप पैसा भी खूब उड़ाया आपने। हाँ तो वो उस टाइम पे ना, अभी तो बहुत ज्यादा संभल चुका हूँ मैं, तो इजी था मेरे टू अंडरस्टैंड द क्यूज एंड टू अंडरस्टैंड द गेम। यस। ईशा के साथ आपकी बहुत अच्छी दोस्ती हुई, उससे पहले मैं जानना चाहूंगी कि घर में ना सबको एक कोड दिए जाते हैं जाने से पहले। हाँ कोड देते हैं, कोड है ना, कोई नाम देते हैं कुछ। हाँ, आपको क्या दिया गया था? हाँ मेरे को प्रिंस दिया गया था, कोड, है ना, कोड वर्ड। हाँ तो लेकिन उस कोड वर्ड का फायदा क्या होता है? मतलब वो कोड वर्ड इसलिए देते हैं ताकि दूसरे कंटेस्टेंट्स जो वहां पे हैं उनको पता ना चले आपस में कौन कौन से कंटेस्टेंट्स अंदर जाने वाले हैं घर में, बिकॉज बाहर सबकी वैनिटी एक साथ लगी हुई होती है। तो वो जो कोड नेम देते हैं वो आपके बैग पे, वो आपको मास्क लगा के फुल टाइम घूमना होता है, बिकॉज हम पहले शूट कर लेते हैं ना अपने डांस परफॉर्मेंसेस 2 दिन पहले। सारे कंटेस्टेंट्स वहां होते हैं। तो आप लोगों को पता ही नहीं होता है कौन? नहीं, जो बहुत न्यूज में बाहर आउट होते हैं नाम, उसी से हम गेस मार रहे होते हैं कि अच्छा ये है। बट ऐसा हमको किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे से मिलने नहीं दिया जाता है। तो जब तक आपकी एंट्री नहीं होती वो कोड वर्ड उसी तक के लिए होते हैं। वो टिल द टाइम यू आर नॉट गोइंग ऑन द स्टेज, तब तक आपका वो कोड वर्ड से ही नाम बुलाएंगे। जब आप स्टेज पे जा रहे होते हो सलमान सर से मिलने के लिए लॉन्च पे, तब आपको पता चलता है अच्छा मेरे साथ ये लोग हैं। उसके पहले आपको कोई आइडिया नहीं रहेगा, स्पेकुलेशन में रहोगे कि अच्छा ये हो सकता है वो हो सकता है, क्लैरिटी वही मिलती है। ओके। हर कंटेस्टेंट, बहुत सारे कंटेस्टेंट हमेशा ये क्लेम करते हैं कि वो घर से कोई ना कोई चीज याद के लिए लेकर आ जाते हैं। मैंने कप लाई। हाँ। वो जो कॉफी कप हम पीते थे तो वो मैंने अपने बैग में डाल दिया था, तो वो ले आया। अरे वाह। ईशा से के बारे में बात करूंगी कि एक अच्छी दोस्ती भी आपने कमाई है घर के अंदर, ईशा। तो उनके साथ आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी किए, और जब आप लोग अंदर थे तो मैंने एक चीज नोट की कि ईशा की फैमिली हो या आपकी फैमिली हो, दोनों की फैमिली में एक दूसरे को लेके फॉन्डनेस उतनी ही थी। ईशा की मम्मी से मैंने बात की तो वो उतना ही प्यार आपको कर रही थी जितना ईशा को। आपके पेरेंट्स की तरफ से भी जितने बयान आ रहे थे, मतलब वो दोस्ती बाहर भी पेरेंट उन्होंने वैसी संभाल के रखी। बाहर आने के बाद पेरेंट्स और फैमिली से मिले तो कैसा रिएक्शन था? या वो फैमिली से अब मिक्स हो चुकी हैं आपकी? बहुत अच्छा रिलेशन है। आंटी से भी मिलता हूँ मैं, अंकल्स भी आते हैं तो मिलता हूँ, मेरी मॉम से भी बात होती है, तो और मम्मी लोग की आपस में भी कभी कभी बात हो जाती है। तो जैसा था वैसा ही है, एंड इट्स गुड कि यार वो भी समझे हमको अंदर कि पॉजिटिविटी रखनी है, बाहर भी रखना है। बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको कई बार ऐसा लड़वाने की कोशिश भी की जाती है, कई बार ऐसा क्लैश करा दें, बट ना वो अंदर हुई ना बाहर हुई। तो इट्स नाइस कि यार बहुत मैच्योरिटी से, बहुत क्लैरिटी के साथ हमने भी अच्छे से अंदर संभाला, बाहर फैमिलीज ने भी संभाला। तो वी रियली ग्लैड एंड हैप्पी कि सब अच्छे से हुआ है। आपका फैंडम जो है ना वो बार बार आपसे ये सवाल पूछता है आपकी और ईशा को लेकर कि क्या दोस्ती से बढ़कर कुछ है या उम्मीद है? नहीं, हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। हम लोग बहुत अच्छे से फोकस कर रहे हैं अपने काम पे, बिकॉज ये बहुत क्रूशियल टाइम है मैम करियर में। बहुत क्रूशियल है, एंड एज आई सेड टच वुड, ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने सारे काम आ रहे हैं। तो आई गेस दिस इज द बेस्ट टाइम टू फोकस ऑन आवर करियर एंड टू मेक इट बिग, बिकॉज यही वो मोमेंट होते हैं जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना पड़ता है, एंड वी बोथ आर फोकसिंग ऑन इट। पर ना है या अभी सोचा नहीं है कि सिर्फ दोस्त ही है, या सोचा नहीं है आगे बढ़ने के बारे में? हम सोच ही नहीं रहे इस बारे में। अच्छा, मतलब दोस्त ही रहना चाहते हैं? यस। हाँ, हम लोग इसके बारे में बात भी नहीं करते। हम लोग वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन गुड वर्क, क्वालिटी ऑफ वर्क। एज आई सेड कि बहुत क्रूशियल टाइम है, ये चला जाएगा, फिर वो फेज चला जाएगा हमारा कि यार अभी जब फेज है, टाइम है, मोमेंट है,
why not grab good work? तो this is the moment we are just focusing on it कि अच्छा यार अभी ना फोकस करते हैं। अभी वैसे भी मैं तो सोच ही नहीं रहा इन चीजों के बारे में, एज आई सेड, रिश्ते वगैरह कुछ, तो ऑब्वियसली हम लोग उस चीज पर डिस्कस ही नहीं करते हैं। पर जब इस दोस्ती को हाफ गर्लफ्रेंड का नाम दिया जाता है तब आप कैसे रिएक्ट करते हैं? आई गेस वो सब मतलब हम लोग उस टाइम पे रिएक्ट किए थे, बट देन उसको डीपली सोचूं तो आई रियलाइज कि आफ्टर बिग बॉस भी क्या होता है, कुछ लोग टू हैव सम लाइमलाइट, टू हैव समथिंग, बिकॉज ऑफ बिग बॉस से रिलेटेड जितना ज़्यादा बोलोगे, जितना ज़्यादा आप कुछ कंट्रोवर्शियल बोलोगे तो वो हाईलाइट हो जाता है। तो समटाइम पीपल डू इट फॉर देयर ओन सेल्फ, थोड़ा ग्रैब करने के लिए स्पॉटलाइट, लाइमलाइट, तो पीपल डू इट एंड देन आई रियलाइज ठीक है, इफ समबडी इज विलिंग टू से दीज काइंड ऑफ थिंग्स जस्ट टू गेट सम थोड़ा सा लाइमलाइट, तो उस टाइम पे मैंने रिएक्ट किया, बट नाउ आई हैव स्टॉप्ड रिएक्टिंग ऑन इट बिकॉज मैं बहुत बिजी हूँ काम में। आपकी बातों से लग रहा है तो कि आपके पास, मुझे लगता है इस पूरे दिमाग और दिल में 1% भी नहीं है जो ये सोचता हो कि कौन सी लड़की पसंद है, मुझे कब शादी करनी है। मैं ना वो सब चीजें सोच रहा हूँ, ना ही मैं किसी बिग बॉस कंटेस्टेंट के बारे में अपने सीजन के किसी को बुरा बोलना चाह रहा हूँ, बिकॉज मैं चाहता भी हूँ कि मुझे ऑडियंस वैसे परसीव करे कि अविनाश इज एन एक्टर, इज नॉट अ रियलिटी स्टार का टैग नहीं चाहिए मुझे कि मैं रियलिटी शोज करता हूँ और मैं रियलिटी शो में नहीं, आई एम एन एक्टर यार, मैं कैरेक्टर्स परफॉर्म करता हूँ एंड मैं उनको जीता हूँ एंड मैं चाहता हूँ लोग मुझे एज एन एक्टर ही जाने, इसीलिए मैं बैक टू बैक रियलिटी शो से भी भाग रहा था कि नहीं यार। आपको खतरों के खिलाड़ी भी ऑफर हुआ था ना? हाँ, पर इस साल तो आया ही नहीं है एंड करूंगा, मना नहीं कर रहा हूँ, बट आफ्टर बिग बॉस टू डू सम एक्टिंग प्रोजेक्ट्स, ये बहुत कॉन्शियस डिसीजन था मेरा कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ अभी, तो इसलिए मैं वो सब चीजें, कंट्रोवर्सी, पुराने लोगों के बारे में बोलना, वो मैं अवॉइड ही कर रहा हूँ। प्लस जो पहले रिएक्ट भी कर रहा था वो भी मैंने छोड़ दिया कि यार चलो ठीक है तुम लोग कर लो, मैं काम में बिजी हूँ, मुझे जरूरत नहीं है सब चीजों की, तो आई हैव स्टॉप्ड डूइंग इट। हैव यू एवर कंसीडर्ड डूइंग नेगेटिव रोल, ग्रे शेड? व्हाई नॉट? और किसी ने आपको बोला है कि आप पे वो पोटेंशियल है कि आप अच्छा करेंगे, कभी किसी ने ऐसी बात बोली आपको? यस, तितली की जो मैं बात कर रहा था वो बहुत हीरो नहीं था, वो एंटी हीरो शो। अच्छा सॉरी, मैंने वो देखा नहीं है। तो वो एंटी हीरो ही शो था। अच्छा, आप उसमें हीरो था ही नहीं कोई, उसमें मैं ही हीरो, मैं ही विलन सब था, तो उसमें ग्रे शेड का ही हीरो उन्होंने प्रेजेंट किया था स्टोरी लाइन में, तो वो करने में बड़ा मजा आया। तो ग्रे शेड का हीरो मतलब अमीर बाप की जो बिगड़ी औलाद होती है वैसा टाइप? या वो शो ऐसा था मैम कि दैट guy had anger issues somewhere, थोड़ा मिसोजिनिस्ट और कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा अब्यूजिव हस्बैंड, तो वैसा कैरेक्टर था वो, और वो बहुत नेगेटिव डार्क जोन में जाते जाते पॉजिटिव होता है, तो वो था मेरे लिए परफॉर्म करना एंड बहुत लोगों ने पसंद किया था, तो आई आल्सो रियलाइज्ड कि यार दिस कैन वर्क ऑन मी, दिस रियली वर्क्स ऑन मी। क्योंकि आपकी बातों से या जो आपके एक्सप्रेशन से, मैं जो मतलब जितना मैंने देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको उस जॉनर में अगर आप ट्राई करेंगे तो आप हिट हो सकते, मतलब और सक्सेस मिल सकती है, और वो बहुत चैलेंजिंग रोल होता है, बट यू हैव पोटेंशियल ऑफ दैट। यस, आई वुड लव टू। अभी तो बहुत सारे हो गए, वो वाला जॉनर थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर सकता हूँ, मुझे लगता है बहुत। फिल्म्स, वेब सीरीज, इट्स डिफिकल्ट टू गेट इन और व्हाट? अभी आपको कैसे बताऊं कि कुछ आ रहा है? चल रहा, मतलब वही मेकिंग चल रही है मैम, मेकिंग चल रही है, बस इतना तो बता ही दिया चलो आपको पॉडकास्ट पे। मेकिंग चल रही है एंड नवंबर तक उसी की शूटिंग है एंड होपफुली 2026 के जैन या फेब में अनाउंस, इट विल बी लाइव। बट फॉर टीवी एक्टर्स इट्स डिफिकल्ट टू गेट इनटू दैट प्लेटफॉर्म और to crack the web series or Bollywood projects? Bit. It is difficult. बहुत ज़्यादा difficult नहीं बोलूँगा, मतलब you need to understand कि यार थोड़ा सा अपने आप को भी पुश करना पड़ता है हमें कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। कई बार बिकॉज मुंबई में बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कई बार फाइनेंशियली अपने आप को थोड़ा ज़्यादा सिक्योर करना चाहते हैं, दे आर नॉट विलिंग टू टेक रिस्क समटाइम्स, तो वो चीज़ें आ जाती हैं, स्पेशली व्हेन यू हैव डन अ लॉट ऑफ टेलीविजन, तो वो इतना सिक्योरिटी मिल जाता है, आपको इतनी आदत लग जाती है उसकी कि हाँ चलो हर महीने पैसे रोलिंग में आ रहा है, सेट पे जाना है, काम करना है, तो वो रिस्क लेने का जो अंदर होता है ना जज्बा वो थोड़ा कम हो जाता है। तो बिकॉज मेरा थोड़ा एक आफ्टर बीवी में चाह रहा था यार थोड़ा सा आई कैन वेट,
I can do some my kind of roles. तो I waited for it. Meanwhile ये प्यार से बंधे रिश्ते भी इसलिए हो पाए because वो meanwhile जो उन्होंने 40 days मांगे वो मेरे पास थे उनको देने के लिए, तो वो मैंने मैनेज करके उधर दे दिया, प्लस बालाजी के साथ मेरा एक स्टार्टअप हो गया। अब मैं उसी पे ही काम कर रहा हूँ जो दूसरा प्रोजेक्ट है। तो वो जो हुआ वो इसलिए हो पाया बिकॉज मेरे पास डेट्स अवेलेबल थे, मैं कहीं अपने आप को बिजी नहीं कर रहा था, एंड आई वाज वेरी श्योर कि मुझे कुछ करना है, समथिंग डिफरेंट, बिकॉज आफ्टर बीबी ऑडियंस भी थोड़ा वो चाह रही है ना कि यार अविनाश कि यार गिव अस समथिंग न्यू। प्लस फिनाले पे बहुत मोटिवेट हो गया, सलमान सर ने इतना तारीफ कर दिया मेरा कि अब वैसा रहोगे, तो मैं भी थोड़ा हो गया कि यार चलो एक साल तो रहें, एक साल तो दें अपने आप को, व्हाई नॉट। तो मैंने इस साल सोच ही लिया था कि मैं कुछ तो ऐसा करूं जो मैंने नहीं किया अभी तक, एंड जो मैं कर रहा हूँ इट्स समथिंग व्हिच आई हैव नेवर एवर डन इन माय लाइफ, और मैंने खुद नहीं सोचा था कि मैं ऐसे कैरेक्टर्स कर पाऊंगा। तो वो जब मिला देन आई सेड ओके लेट मी वर्क ऑन इट। तो मैं इस पे बहुत टाइम से वर्क कर रहा हूँ इस कैरेक्टर पे, और इसी को भी हम मेकिंग में ला चुके हैं, एंड नवंबर तक जो है वो यही है। वाओ, सलमान सर ने आपकी बहुत तारीफ की थी। कभी मौका मिला तो कभी मिलेंगे तो उनसे बोलेंगे कि मुझे कोई अच्छा काम चाहिए? मांगूंगा, काम मांगने में क्या है, वो तो मांग ही सकता हूँ मैं, उनसे तो बोल ही सकता हूँ। तो डेफिनेटली जब मिलूंगा तो मैं उनको बोलूंगा ही। अब अच्छा है ना, अब मैं उनको काम दिखा के बोल सकता हूँ कि सर अब एक दो प्रोफाइल में और ऐड हो गए काम। हाँ। तो अब ये भी कर लिया मैंने, नाउ आई एम विलिंग टू वर्क। तो क्योंकि मैंने देखा है सलमान जो है जिसमें काम करने की भूख हो ना, उनको हमेशा मौके देते हैं वो। आई गेस वो हर फील्ड में है, अगर आपको काम की भूख है तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। हाँ। और आपको बस डेडिकेटेड रहना पड़ता है अपने काम के लिए, वो आपको डेस्टिनी ढूंढ के काम देगी कि लो करो। पर आपको काम मांगने में शर्म नहीं है? मांगने में क्या शर्म है, काम मांग के करना, काम ही तो मांग रहे हैं ना। तो आई डोंट थिंक, यही तो बोल रहा हूँ, पुश है मैम, दैट इज द पुश। कई बार थोड़ा ना इंसान वो हो जाता है, मैं मांगूंगा थोड़ी यार, मैं क्यों जाऊंगा। तो ये जो दिस हैपेंड, ये आई जस्ट गॉट अ कॉल किया अविनाश ऐसा है, अभी मैं बोलूँ कि अब मैं थोड़ी ऑडिशंस करूंगा यार, अब मुझे डायरेक्ट करना है तो बताओ। या ऐसे ओके फाइन है, उन्होंने बोला आपका टेस्ट करना है, सेल्फ टेस्ट करना है, आपका ऑडिशन करना है। बोला ठीक है, आई वेंट फॉर द ऑडिशन, दे लव्ड इट। आई सेड आई विल कम फॉर द ऑडिशन, व्हाई नॉट। इतना अभी अपने आप को मैं अमिताभ बच्चन तो नहीं मान सकता ना। तो I went for the audition, they saw the potential, and they were like, this guy perfectly fits in the role. And for me it was like, yes, I can, why not? तो फिर अब जब अच्छा लगा उनको भी, चीजें सही हो गई, डेट्स मिल गए, तो we are doing it. तो आपने अभी तक अपने हर सीरियल के ऑडिशन दिए हैं? मतलब आप सीरियल्स में थोड़ा बहुत हो गया है कि चलो डायरेक्ट मॉक शूट्स पे आ जाओ, and this is something which I have never explored, something new, this is I have never done it. तो obviously उनको भी देखना था कि यार हाउ मच अविनाश कैन पुश हिमसेल्फ, प्लस मैं भी अपने आप को तो टेस्ट करूं, क्योंकि थोड़ा तो डिफरेंट जॉनर है ना, टेलीविजन इज डिफरेंट, देन वेब मूवीज दे आर डिफरेंट, तो थोड़ा हमको भी टेस्ट करना पड़ता है खुद को भी। तो वी डिड ऑडिशन, वी डिड द होल प्रोसेस, एंड देन आई गॉट द पार्ट, नाउ आई एम डूइंग इट। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। बकेट लिस्ट में अब क्या है आखिर में जानना चाहूंगा? बकेट लिस्ट तो बहुत है मैम, अभी तो बहुत चीजें बची हैं लाइफ में। अभी तो मूवीज हैं, मूवीज में बहुत सारी चीजें। टॉप 5 सिल्वर स्क्रीन सबका है, एक सपना है, वो तो करना ही है, वो तो करके ही जाऊंगा मैं इस दुनिया से, चाहे जो हो जाए। एंड कुछ ड्रीम डायरेक्टर्स हैं, उनके साथ काम करना है कि वो मैं उनके साथ एक बार काम करूं, समझूं आर्टिस्टिक लेवल पे, वो है। प्लस कुछ एक्टर्स हैं जिनके साथ मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ, वो भी है लिस्ट में। प्लस कौन से एक्टर्स हैं? एक्टर्स हैं शाहरुख सर हैं, अक्षय सर, सलमान सर तो हैं ही लिस्ट में, देन रणबीर कपूर इज देयर, उनके साथ तो मतलब मैं चाहता हूँ मैं एकदम मतलब ना एक स्क्रीन, अच्छा खासा स्क्रीन शेयर करूँ सेम मूवी में, तो वो है। प्लस इम्तियाज अली के साथ काम करना है मुझे, संजय लीला भंसाली, धर्मा पिक्चर, ये सब जो एक लिस्ट है, बकेट लिस्ट, वो बहुत बड़ी है, तो ये सब करना ही है। तो चलिए, थैंक यू अविनाश। और आपकी बातों से समझ में आता है कि बहुत सारे अभी सपने हैं जो आपको अचीव करने हैं। यस, बहुत, एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू गाइस।